हम लोग भास के नाम से बहुत अच्छी तरह परिचित हैं और भास के नाटकों से भी थोड़ा बहुत काफ़ी पिछले लगभग 50 एक वर्षों में धीरे धीरे भास के नाटकों से भी हम परिचित होते जा रहे हैं। लेकिन ये बड़ी विचित्र बात है कि भास शायद अकेले ऐसे नाटककार हैं जो सदियों से जिनके नाटकों का मंचन होता रहा है हमारे देश में और बहुत लंबे अरसे तक लगभग 500 वर्षों तक पता ही नहीं था कि नाटक किसके हैं। नाटक मंचित हो रहे हैं। ये कुडियाट्टम में चाक्यार भास के नाटकों का मंचन कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों का कहना था, ये सोचना था कि ये परंपरा से चले आ रहे हैं और ये चाक्यार लोगों ने ही लिखे होंगे। अब भास का उल्लेख बहुत सारी पुस्तकों में मिला। सबसे पहले तो कालिदास ने बहुत ही आदर से मालविकाग्निमित्र, उसमें शुरू में ही नट और सूत्रधार वो कहते हैं क्या आज कौन सा नाटक किया जाएगा, आज हम कालिदास का नाटक करेंगे। तो नट कहते हैं कि भास, सौमिल जैसे विख्यात नाटककारों के होते हुए ये कालिदास, ये तो नए कवि हैं, इनका नाटक। तो सूत्रधार कहता है वो प्रसिद्ध श्लोक, पुराण मित्येव न साधु सर्वम। पुरानी जो चीज है, जो प्रसिद्ध नाटककार हैं वो ही श्रेष्ठ हैं, ऐसा नहीं है। जो विद्वज्जन हैं वो नई चीज की भी परीक्षा करते हैं और गुणों के आधार पर उसकी श्रेष्ठता परखते हैं। तो आज हम कालिदास का नाटक करेंगे। कालिदास स्वयं अपने नाटक में इस तरह से भास को बहुत आदर पूर्वक जगह देते हैं। कहा जाता है कि भास कालिदास से लगभग 100 वर्ष पहले हुए थे। भास के बारे में हम निश्चित तारीख नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे यहाँ बंधुओं एक बहुत बड़ी दिक्कत ये हुई है कि हमारी बहुत सारी सांस्कृतिक, साहित्यिक और कलात्मक जो धरोहर थी वो 11वीं और 12वीं शताब्दी से जो आक्रांता आए, उन्होंने तक्षशिला, नालंदा ऐसे ऐसे विश्व प्रसिद्ध केंद्रों को ध्वस्त कर दिया, नष्ट कर दिया। हमारी बहुत काम की जो चीज़ें थी उनको नष्ट कर दिया और वह हमारे पास किसी तरह कुछ बच गई, कुछ नहीं रही। कालिदास के अलावा भास के नाम का जिक्र राजशेखर ने, राजतरंगिणी, श्रीहर्ष, जयानक, सागर नंदी, अभिनव गुप्त, रामचंद्र गुणचंद, बहुत सारे लोगों ने भास का जिक्र किया है, उनके नाटकों की श्रेष्ठता का वर्णन किया है। लेकिन भास के नाटक नहीं मिल रहे थे। फिर 11वीं या 12वीं शताब्दी से शास्त्रीय रंगमंच का जो रास का दौर शुरू हुआ, उसकी वजह से हमारे यहाँ जो ख़ास तौर से उत्तर भारत में तो बहुत ही ऐसी स्थिति आई कि हमारी सारी जो कलाएं थी, शास्त्रीय कलाएं, नृत्य और संगीत, वो तो गुरु शिष्य परंपरा की तरह से, जैसे एक गुरु ने अपने घर में ही अपने बेटे को, बेटा मैं जा रहा हूँ, मेरे गुरुओं ने जो सिखाया है वो सीख लिए और उन्होंने सिखा दिया, इसी तरह नृत्य भी सिखा दिया। तो संगीत और नृत्य की जो शास्त्रीय परंपरा थी वो हमारे यहाँ जीवित रही। लेकिन शास्त्रीय नाटक, उसके लिए तो दर्शक होना बहुत ज़रूरी है और हमारे मंदिर ध्वस्त हो गए। जो राजाश्रय में पनप रही थी ये सारी चीज़ें, राजाश्रय नष्ट हो गए, तो हमारा ख़ास तौर से नाटक पर बड़ा ज़बरदस्त आघात हुआ और वो किसी भी तरह से देवाश्रय में, केरल के कोताम्बलम उस जगह को कहते हैं जहाँ जो मंदिर का ही एक भाग है जहाँ विशुद्ध रूप से शास्त्रीय नाटक यानी खास तौर से कुडियाट्टम मंचित होता रहा, वो चाक्यार लोग करते रहे और वहाँ पर ये शास्त्रीय परंपरा जीवित रही।
अब ये बहुत ही विलक्षण बात है कि इतने लगभग 600-700 वर्ष के बाद 1902 में, ये कितने सुखद आश्चर्य की बात है कि 1902 में गणपति शास्त्री, टी गणपति शास्त्री थे, वो त्रावणकोर में अपने कुछ पुराने भवन की खुदाई वगैरह कर रहे थे, तो एक काष्ठ मंजूषा में उनको ताड़पत्रों पर लिखित कुछ पांडुलिपियां मिली। वो संस्कृत में थी, तो ताड़पत्रों पर देख करके ये तो लगा कि कोई महत्वपूर्ण पांडुलिपियां और काष्ठ मंजूषा में थी, बहुत अच्छे संदूक में बंद थी, जमीन में गाड़ी हुई थी, तो बहुत बहुमूल्य होंगी। लेकिन फिर भी उनको देख करके और ये मालूम करना कि क्या है, उनको उनकी परीक्षा और नाटक हैं ये भी मालूम हो गया। किसके नाटक हैं, कौन से नाटक हैं, इनका प्रामाणिक दस्तावेज मालूम करने में समय लगा। 5 शताब्दी पूर्व ये हस्तलिखित ग्रंथ उन्हें मिले। फिर त्रावणकोर के राजमहल का जो पुस्तकालय था, राज पुस्तकालय, वहां जब ये टी गणपति शास्त्री इसकी खोज कर रहे थे और मालूम करने की कोशिश कर रहे थे कि किसके नाटक हैं, तो वहां पर मलयालम भाषा में कुछ पांडुलिपियां मिली नाटकों की। और जब उन्होंने उनको देखा, मिलाया संस्कृत पांडुलिपि और हस्तलिखित मलयालम पांडुलिपि, तो उन्हें मालूम हुआ कि ये तो महाकवि भास के नाटक हैं। यहाँ उनको इस राजकीय पुस्तकालय में केवल 11 नाटक मिले। अभिषेक और प्रतिमा, ये 2 नाटक नहीं मिले। ये कैलाशपुरम के आचार्य गोविंद पिशारेड्डी थे, उनके घर से ये दो नाटक 1913 में मिले और 1915 में त्रिवेंद्रम प्लेस के नाम से इनको प्रकाशित किया गया। जो राजघराना था त्रावणकोर का, उन्होंने इसमें मदद दी और त्रावणकोर त्रिवेंद्रम प्लेस सीरीज के नाम से वो प्रकाश में आए। बंधुओं, 1915 में ये प्रकाश में आए। अब भास के नाटकों के बारे में कुछ विद्वानों ने तो बहुत ऐसी बातें की थी कि बहुत ही भास विलक्षण है, लेकिन उस समय का समय देखिए, उस समय नाटक जहाँ तक था वह अंग्रेजी प्रभाव के कारण, लेबेडोफ के कारण, वो शेक्सपियर के नाटक 15 में ये त्रिवेंद्र में प्रकाशित हुई पुस्तक त्रिवेंद्रकोट सीरीज, और फिर इसका थोड़ा प्रचार प्रसार। लेकिन हमारे यहाँ ये दुर्भाग्य की बात है कि उस वक्त नाटक की अवधारणा या श्रेष्ठ नाटक की जो अवधारणा थी वो पूरी तरह पाश्चात्य थी। तो हमारे यहाँ के बहुत सारे जो विद्वान थे नाटकों के, उन्होंने भास पर ऐसे आरोप लगाए उनके नाटकों पर जो सचमुच उनकी विशेषता थी। आज के समय में हम उनकी सबसे बड़ी विशेषता मानते हैं, उन्हीं विशेषताओं को वो पाश्चात्य अवधारणाओं के कारण उन्होंने कहा कि भास को तो नाटक ही लिखना नहीं आते। जैसे उदाहरण के लिए 3 एकताएं, 3 यूनिटीज हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह, ये एरिस्टोटल की 3 यूनिटीज हैं। 3 यूनिटीज के आधार पर उनको परखा तो वहां तो लगा कि अरे इन्होंने तो बिल्कुल 3 यूनिटीज की धज्जियां उड़ाई हैं। जैसे कि प्रतिहारी से कहा जाता है कि जाओ दरवाजे पर कोई है लेकर के आओ, वो जाता है और उसके साथ ही ले आता है, तो टाइम की यूनिटी नहीं है। वह एक ही जगह तुरंत ही दूसरा दृश्य पैदा हो दिखलाया जाता है, टाइम की यूनिटी नहीं है। स्पेस में, एक की स्पेस में कुछ जनांतिक है, स्वागत भाषण हो रहा है, दूसरे कुछ और लोग हैं, तो स्पेस की यूटिलिटी नहीं है। तो ये तो नाटक इन्हें बिल्कुल लिखना ही नहीं आता। इसके अलावा भास के नाटकों में अपन आने वाले दिनों में देखेंगे, भास ने ऐसे विचित्र विचित्र विलक्षण प्रयोग किए हैं। जैसे एक नाटक में दूतवाक्य, दूतवाक्य जो नाटक है उसमें कृष्ण दूत बनकर जाते हैं दुर्योधन की सभा में। ये महाभारत का प्रसंग है और दुर्योधन उन्हें बंदी बनाने की कोशिश करता है। तो
कृष्ण के जो आहारी हैं सुदर्शन चक्र, उसका आह्वान करते हैं तो सुदर्शन चक्र मानव रूप में, चरित्र के रूप में उपस्थित हो जाता है। तो और सुदर्शन चक्र फिर कदमनी गदा को बुलाता है, खड़क को बुलाता है। तो जितने उनके आहारी हैं, जितने उनके प्रॉप्स हैं, जो उनके आयुध हैं, वो सारे मानवीय चरित्रों के रूप में उपस्थित होते हैं। ये बहुत ही विलक्षण बात थी। लेकिन उन्होंने दोषारोपण करने वालों ने कहा कि चरित्रों को जो प्रॉपर्टीज हैं उनको स्टेज पर एज एन एक्टर बुला लिया, ये अविश्वसनीय है। या बहुत सारी चीजें ऐसी भास के नाटकों में जो नाटकीय सौष्ठव की दृष्टि से, कौशल की दृष्टि से हमें आज लगता है कि अरे तो विलक्षण प्रयोग हैं, कैसी कैसी नाट्य युक्तियां उन्होंने खोजी हैं। उन सब चीज़ों को हमारे उस वक्त के, यानी आज से लगभग 60, 70, 80 वर्ष पहले जो नाट्य के विद्वान थे, उन्होंने भास को खारिज कर दिया। बंधुओं, अब भास केरल में तो हो रहे थे, लेकिन जो केरल का जो कुत्ताम्बलम था वो सामान्य दर्शकों के लिए नहीं था। वहाँ पे बहुत ही विशिष्ट लोग जाते थे, बैठते थे, और एक एक जो नाटक है हम जानते हैं अब तो बहुत अच्छी तरह से, कई कई दिनों तक चलता रहा है और शैलीबद्ध होता है, तो वो इस तरह से सामान्य व्यक्तियों को आकर्षित नहीं करता। तो सामान्य जन कुडियाट्टम से अपरिचित थे, और भास के नाटक एक अनुष्ठानिक तरीके से देवालयों में यानी कुत्ताम्बलम में खेले तो जाते रहे, लेकिन लोकप्रिय जनप्रिय नहीं हो सके, हम अपरिचित रह गए। अब 1974 देखिए कितना अर्सा गुजर गया। शांता गांधी ने हवाई विश्वविद्यालय में एक कॉन्फ्रेंस हुई, जब वहाँ पाश्चात्य देशों में नाट्यशास्त्र के अंग्रेजी अनुवाद पहुँच गए थे और उन्हें लगा कि तो कुछ विलक्षण बात है, तो अंतर्राष्ट्रीय एक सेमिनार हुआ जिसमें नाट्यशास्त्र की संभावना और उनके नाटकों को, संस्कृत के नाटकों को मंचित करने की क्या प्रणाली थी, उसके बारे में वहाँ हवाई विश्वविद्यालय में 1974 में ये अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार हुआ। उसमें शांता गांधी ने स्वप्न वासव दत्ता इस नाटक का मंचन किया। जब ये इस नाटक का मंचन किया तो जो एक तो शैली थी वो संस्कृत की शैली थी। शांता जी ने संस्कृत नाट्यशास्त्र भी पढ़ा था, संस्कृत भी पढ़ी थी, और वो तो हम जानते ही हैं कि लोकधर्मी और नाट्यधर्मी दोनों प्रकार की जो नाट्यशास्त्र में वर्णन है उसकी आधिकारिक विद्वान थी, स्वयं बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी और निर्देशक थी। तो उन्होंने स्वप्न वासव दत्ता को इस तरह किया कि वहां के लोग चकित हो गए। जब वहां से आई शांता जी तो उसकी सफलता के चर्चे हमारे देश में भी हुए। जब हमारे देश के विद्वानों को पता पड़ा कि अरे स्वप्न वासव दत्ता शांता जी ने किया है और बहुत ही सफलतापूर्वक किया है, तो हमारे लोगों का ध्यान भास के नाटकों की तरफ गया। इधर जब तक पन्नीकर जी, ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि पन्नीकर जी का नाम भास के नाटकों के साथ अनायास आता है, लेकिन जब वो केरल संगीत नाटक अकेडमी के सचिव थे, उससे पहले वो नाटक कर रहे थे और अपने नाटक, खुद के नाटक भी कर रहे थे और दूसरे वहाँ की लोक शैलियों के भी नाटक कर रहे थे, तय्यम है, मुटियट्टू वगैरह दूसरी कर रहे थे, लेकिन नाट्यशास्त्र उन्होंने नहीं पढ़ा था। केरल के एक बहुत बड़े विद्वान थे जो उनके परिवार के बहुत ही प्रतिष्ठित, उनके पन्नीकर जी के पिताजी के बहुत अच्छे मित्र थे अपुकुट्टन नायर। अपुकुट्टन नायर कथक, कुडियाट्टम, कथकली और नाट्यशास्त्र के विद्वान थे, पारंगत थे। तो उन्होंने कहा कि तुम केरल संगीत नाटक अकेडमी के सचिव बन गए हो और तुम्हें कुडियाट्टम के बारे में पता नहीं है, बड़ी विचित्र बात है।
ये तो तुम शोभनीय नहीं है। तो उन्होंने कुटियाट्टम से परिचय करवाया और फिर बताया कि कुटियाट्टम कितनी विशेष चीज है। और इसके साथ ही कुटियाट्टम को समझने के लिए पन्नीकर जी से कहा कि नाट्य शास्त्र का गहन गंभीर अध्ययन करो। तो पन्नीकर जी ने बताया कि अप्पुकुट्टू नायर के कारण उन्होंने कुटियाट्टम देखा और उसकी विलक्षणता देख करके वो चकित, आश्चर्यचकित रह गए कि हमारे प्रदेश में इतनी जबरदस्त चीज है और हम लोग उससे अपरिचित हैं। उन्होंने फिर उसको अपने ढंग से परिमार्जित किए करके और कुटियाट्टम को यथावत नहीं, कुटियाट्टम के बहुत सारे तत्व जो आधुनिक रंगमंच के लिए उपयोगी हो सकते थे, और उन्होंने संस्कृत के नाटकों को मंचित करना शुरू किया। एक मुंबई में, ये 81 की बात है, एक फेस्टिवल था इंडियन प्लेस का। पन्नीकर जी मध्यम व्यायोग लेकर के वहां गए। अशोक जी ने, अशोक वाजपेयी ने वो फेस्टिवल देखा था और पन्नीकर जी की जो शैली थी वो बिल्कुल एकदम अलग थी। जो दूसरे लोग नाटक कर रहे थे वो उसमें बहुत कुछ पाश्चात्य शैली में, यथार्थवादी शैली में वो भारतीय नाटकों कर रहे थे। और उन पन्नीकर की जो शैली थी वो विशुद्ध भारतीय थी। तो उन्होंने उन्हें बुलाया और कालिदास एकेडमी में उनसे कहा कि आप अपने इस नाटक का मंचन कीजिए। और यहाँ उत्तर भारत में पन्नीकर जी के माध्यम से कालिदास एकेडमी में उस वक्त कमलेश दत्त त्रिपाठी निर्देशक थे। वहाँ पर सबसे पहले जब उन्होंने, हमारे उत्तर भारत के लोगों ने पन्नीकर जी के नाटकों को देखा तो पता पड़े कि अरे ये तो अद्भुत चीज है, लाजवाब चीज है। बंधुओं, अगर देखा जाए तो 40-50 साल पहले की तो बात है। केवल 50 वर्षों में भास, जो इतने सालों तक बिल्कुल अपरिचित रहे थे, एक तरह से मार्जिनलाइज थे, उनके नाटकों को पढ़ करके, देख करके, सुन करके ऐसा सारे लोग हर्षित हो गए। मुझे भी जब मैं संगीत नाटक अकेडमी में था तो देखने का मौका मिला। कुटियाट्टम भी से भी मेरा परिचय तभी हुआ और समझ में भी आया, नाट्य शास्त्र से भी और भास के नाटकों से भी तभी परिचित हुआ मैं। और मुझे लगा कि ये तो भास के साथ ही नहीं, हमारे देश की जो सांस्कृतिक, हमारे देश का जो सांस्कृतिक इतिहास है उसके साथ बड़ा अन्याय हुआ है। अब बंधुओं, उसके बाद फिर ये मध्यम व्यायोग को शांता जी ने किया स्वप्न वासव दत्ता के बाद, और पन्नीकर जी ने किया, और बहुत सारे लोगों ने मध्यम व्यायोग किया। मध्यम व्यायोग बहुत पॉपुलर रहा है। इसकी अब इनके नाटकों की विशेषताओं के बारे में अपन थोड़ी चर्चा करेंगे। आखिर है क्या उनके नाटकों में, क्या विशेषता है? सबसे बड़ी बात तो है इनके कथानक। भास के 13 नाटक हैं। 13 नाटकों में से 6 नाटक महाभारत के प्रसंगों पर आधारित हैं। मैंने बताया मध्यम व्यायोग, कर्णभारम, उरुभंगम, पंचरात्र और दूतवाक्य, ये सारे के सारे, और दूत कटोत्कच, ये 6 नाटक महाभारत के प्रसंग पर, उस पूरी तरह महाभारत के प्रसंगों को उन्होंने यथावत स्वीकार कर लिया ऐसा नहीं है, लेकिन ये महाभारत के हैं। 2 नाटक, अभिषेक और प्रतिमा, ये रामायण, वाल्मीकि रामायण के प्रसंगों से प्रेरित है। एक नाटक बालचरित, वो कृष्ण की कथाओं पर है और भगवत पुराण पर उस उन्होंने प्रेरणा ली है। और शेष 4 नाटक स्वप्न वासव दत्ता, प्रतिज्ञा योगेंद्रायण और अभिमानक और चारुदत्त, ये 4 नाटक उनके मौलिक समझे जाते हैं। बंधुओं, सबसे पहले तो हम उनके कथानक की बात करें।
मौलिक नाटकों में तो ठीक है, स्वतंत्र हैं वो, और उसमें भी विलक्षण काम किया है उन्होंने। मैं सबसे पहले आपको चारुदत्त के बारे में बताऊं। हम सब लोग मृच्छकटिक से तो बहुत अच्छी तरह परिचित हैं। शूद्रक का नाटक मृच्छकटिक, मिट्टी की गाड़ी, माटी गाड़ी, सारी भाषाओं में, अनेक भाषाओं में अनेक अनेक निर्देशकों ने इस नाटक को मंचित किया है। लेकिन बहुत मुमकिन है कि अभी तक हमारे युवा रंगकर्मी नहीं जानते हों कि ये नाटक तो अधूरा नाटक है भास का। चारुदत्त के नाम से, दरिद्र चारुदत्त या चारुदत्त के नाम से उन्होंने किया था, और 4 अंक उन्होंने लिखे और फिर वो पूरा नहीं कर सके। और शूद्रक ने, जो राजा थे, वो चारों के चारों अंक वैसे के वैसे यथावत रख करके और 10 अंकों का उसी कहानी को आगे बढ़ाया और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत दिलचस्प तरीके से भास की जो शैली थी उसकी रक्षा करते हुए, भास की जो चरित्र थे, उनका जो चरित्र चित्रण जो था उसकी रक्षा करते हुए वो उन्होंने उस नाटक को पूरा किया। और हम लोग नहीं जानते, बहुत बाद में, अभी कुछ ही वर्षों में मालूम हुआ कि अरे ये चारुदत्त जो नाटक है उसका ही पूर्ण स्वरूप है मृच्छकटिक। ये शूद्रक, मौलिक शूद्रक ने नहीं लिखा है। अभी शूद्रक के बारे में जरा सी एक बात बताएं आपको। वो राजा थे, मृच्छकटिक को उन्होंने क्यों चुना, क्या विशेषता थी? सबसे पहले मैं मृच्छकटिक के बारे में इसलिए कह रहा हूं कि आश्चर्य होता है कि भास अपने समय में अपने नाटकों में एक गणिका को, एक वैश्या को नायिका बना रहे हैं उस वक्त 2500 वर्ष पूर्व। जबकि भरत मुनि का नाट्य शास्त्र तो नायिका के बारे में किस तरह की बातें करता है, कोई हमें कहने की जरूरत ही नहीं है। सारे चरित्र उस नाटक में, एक अकिंचन ब्राह्मण है चारुदत्त, वो नायक है, राजा नहीं है, धीरोदत्त नायक नहीं है। और इससे भी बड़ी बात, सज्जलक जो वसंत सेना की जो सखी है, चेटी है, उसका जो प्रेमी है, वो अव्वल नंबर का चोर है, सेंध मारता है, वो ब्राह्मण है। आप जरा देखिए, सेंध मारने के लिए वो दीवार नापना चाहता है कि कहां से दीवार नापेगा, रस्सी नहीं है, और वो अपनी जनेऊ निकाल करके नापता है और कहता है कि वाह, ये जनेऊ भी कितनी विलक्षण चीज है, सेंध मारी के काम में आ जाती है। और सेंध मारने के लिए अपनी जनेऊ का इस्तेमाल करता है और बहुत ही सफल है, जुआरी है। ऐसे चरित्र भास अपने एक नाटक में ऐसे चरित्रों को पेश करते हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि ये सारे के सारे चरित्र बहुत उदात्त हैं, उत्कर्ष है। वो अगर चोरी भी करता है तो अपनी प्रेमिका को, जो उसका बंधन युक्त जीवन है, उससे मुक्त कराने के लिए चोरी करता है। गणिका शकार है, शकार, क्या बात है, राजा का साला है, और राजा का साला इतना कुटिल, कामी और ऐसा नीच है। ऐसे चरित्रों को भास अपने नाटक में 2500 वर्ष पहले सामने ला रहे हैं। हमारे यहाँ पाश्चात्य नाटकों में ऐसे चरित्र जो बहुत ही निम्न वर्ग के हैं, निम्न जिसे कहते हैं बहुत ही छोटे वर्ग के, और उनकी विलक्षणताएं वह हमें बर्टोल्ट ब्रेख्ट के नाटकों में नजर आती हैं। कॉकेशियन चौक सर्किल का जज देखिए, अजदक, ग्रूशा, वो नायिका है, नौकरानी। यानी ये उस बर्टोल्ट ब्रेख्ट के नाटकों से जब ये सामने आई तो उन्हें क्रांतिकारी नाटककार माना गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप चारुदत्त को पढ़िए, भास के नाटक को पढ़िए, तो आपको ताज्जुब होगा कि हमारे देश में ऐसे क्रांतिकारी विचार वाले, ऐसे सामाजिक प्रतिबद्ध सामाजिकता से प्रतिबद्ध नाटककार थे, जिन्होंने बिल्कुल ऐसे समाज के ऐसे चरित्रों को, जो बहुत ही उदात्त, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन उन्हें अंत्य समझा जाता है, शोषित समझा जाता है, दलित समझा जाता है, उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। उन चरित्रों को
ऐसा दर्जा देकर के प्रतिष्ठित किया है नाटक में, कितनी बड़ी बात है, बहुत विलक्षण बात है। ये चारू दत्त का तो मैंने जिक्र इसलिए कर दिया सबसे पहले कि हम चौंकते हैं कि भास ने किस तरह की बातें की। उनके सारे ही प्रसंग महाभारत से जो प्रेरित हैं वो भी महाभारत के कथानक को यथावत स्वीकार नहीं करते। अब मैं एक एक करके आपको नाटक के बारे में संक्षेप में बताता हूं। पहले देखें मध्यम व्यायुग। मध्यम व्यायुग में कमाल करते हैं। जो ये महाभारत की जो कथा है आपको पता होगी कि पांडव जब वनवास में 12 वर्ष के वनवास में जा रहे हैं और एक ब्राह्मण का घर पड़ता है और वहाँ रोने की आवाज़ सुनाई देती है, तो मालूम होता है कि यहाँ पास में एक राक्षस है, बकासुर नाम है उसका, और वो गांव से बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें, बकरा वगैरह, और एक मनुष्य, हर घर से एक मनुष्य रोज आना जाता है उसके भोजन के लिए। और आज उस गांव में इस ब्राह्मण परिवार का नंबर है, इसको यहाँ से जाना है और इसलिए ये रो रहे हैं। भीम कुंती से आज्ञा लेकर के, और वो ब्राह्मण से कहते हैं तुम सुरक्षित रहो, मैं जाता हूँ। और वो जाते हैं और पहले तो गाड़ी में जो खाना वाना है वो सारा खा जाते हैं और फिर बकासुर से युद्ध करते हैं और बकासुर को मार डालते हैं। ये तो महाभारत का प्रसंग है। अब भास ने क्या किया? भास ने कमाल कर दिया। वो भास बकासुर की बजाय घटोत्कच को ले आए। घटोत्कच की माँ हिडिंबा, उसने अनुष्ठान किया है, अनुष्ठान पूरा करना है और एक मनुष्य की आवश्यकता है बलि के लिए। मनुष्य की बलि देगी तब अनुष्ठान पूरा होगा। और घटोत्कच एक मनुष्य की तलाश में निकले हैं और एक ब्राह्मण परिवार को, वो जो जा रहा है अपने मामा के घर जा रहा है किसी अनुष्ठान में, केशवदास, उसमें पति पत्नी, बूढ़ा केशवदास है, उनकी पत्नी है और 3 बेटे हैं, ज्येष्ठ, मध्यम और कनिष्ठ। अब घटोत्कच कहता है कि उनसे ठहर जाओ ठहर जाओ। सब डर जाते हैं और कहते हैं कि हमने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा, ये राक्षस क्यों हमें डरा रहा है। वो घटोत्कच कहता है कि मुझे या तो तुम में से एक व्यक्ति मुझे मेरे साथ आ जाए, उसकी बलि चढ़ाई जाएगी, अगर आप नहीं मानेंगे तो मैं सबको, सारे परिवार को नष्ट कर दूंगा। सर अब सबसे सर हाँ, हेलो। हाँ सर, हाँ। ये वीडियो का समय खत्म होने वाला है, तो यदि वीडियो कट जाती तो वापस से रिज्वाइन हो जाएगी। अच्छा, अगर कट जाएगा हाँ, तो आप मुझे बता देंगी? वो आपको पता चल जाएगा सर। अच्छा, मुझे पता चल जाएगा तो ठीक है। फिर मैं शायद दूसरे मोबाइल पे कोशिश करूंगा, देखता नहीं सर, इसी से करिए, यही ठीक है। अच्छा ठीक है, इसी से करिए। अब हाँ, अब वो सबसे पहले पिता कहता है